नमस्कार मित्रों। देखिए, कल हमने डिटरमिनर का टॉपिक आपके लिए शुरू किया था। तो डिटरमिनर में हमने ये जाना कि डिटरमिनर क्या होते हैं। डिटरमिनर किसी भी नाउन के अर्थ को सीमित करने का काम करते हैं और उन्हीं में से एक डिटरमिनर है हमारा आर्टिकल। देखिए, आर्टिकल क्या है ये समझने के लिए हमने डिटरमिनर शुरुआत में आपको पढ़ाया था। अब हमें हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से आर्टिकल का यूज समझना है। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि आर्टिकल है क्या। देखिए, कल मैंने बताया था कि आर्टिकल डिटरमिनर होते हैं और डिटरमिनर क्या है, जो किसी नाउन के अर्थ को सीमित करने का काम करते हैं। तो आर्टिकल भी किसी नाउन के अर्थ को सीमित करने का, निश्चित करने का काम करते हैं। हम जानते हैं कि आर्टिकल दो प्रकार के हैं, एक तो डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। देखिए फ्रेंड्स, एक तो डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल्स। यहाँ देखिए, डेफिनेट आर्टिकल में एक वर्ड है द और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन। ये आप जानते हो। यहाँ देखिए, मॉडर्न इंग्लिश में एक आर्टिकल और हमें पढ़ना है और वो है जीरो आर्टिकल। आप कहेंगे जीरो आर्टिकल क्या है। तो यहाँ देखिए, कुछ इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं जिनमें इनमें से कोई भी आर्टिकल काम नहीं आता। तो उस जगह हम जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से आपको प्रश्न मिलते हैं। तो हमें यहाँ देखिए तीन तरह से, एक तो डेफिनेट आर्टिकल समझना है, दूसरा इनडेफिनेट और तीसरा जीरो आर्टिकल भी समझना है। तो यहाँ देखिए, पहले आपको ये समझ लें कि हमने पढ़ा, देखो कि नाउन के अर्थ को सीमित करने का काम करते हैं। तो इसका मतलब ये नाउन से बिफोर होते हैं, अर्थात नाउन से पहले आकर उसके अर्थ को सीमित करने का काम करते हैं। तो अब ये प्रश्न ये उठता है कि ये नाउन कैसी होनी चाहिए। ये जो आर्टिकल के साथ नाउन आ रही है, ये नाउन कैसी होनी चाहिए, तो ये हमें थोड़ा सा समझना है। तो आप जान लें, देखो नाउन का टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें एक नाउन होती है कॉमन नाउन, कॉमन होती है। तो उस कॉमन नाउन को यहाँ दो भागों में बांटा गया। एक तो है काउंटेबल नाउन और दूसरी है अनकाउंटेबल नाउन। देखिए फ्रेंड्स, काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा और अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा। समझ लें ध्यान से। आपने सुना होगा कि ऐसी नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, अर्थात जिनको हम गिन सकते हैं, वो होती है काउंटेबल नाउन। जैसे क्लास में कितने स्टूडेंट बैठे हैं, काउंट कर सकते हैं। स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं, काउंट कर सकते हैं। अर्थात कोई भी वह नाउन जिसको हम गिन सकें वो होती है काउंटेबल, और जिनको हम नहीं गिन सकें वो होती है अनकाउंटेबल, अगणनीय। वो गिनी नहीं जाती, वो क्या है, नापी जाती हैं, तोली जाती हैं, महसूस की जाती हैं। वो क्या होती हैं, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। जैसे मान लो चावल है, उसका हम एक एक दाना नहीं गिनते, हम उसका वेट करते हैं कितना वजन है, तो वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। वाटर है, तो वाटर में भी हम उसका वेट लेते हैं। काउंटेबल नाउन आप देखिए, कोई भी ले लें, बुक काउंटेबल है, ठीक है, बॉय काउंटेबल है, गर्ल काउंटेबल है। जिनको हम काउंट कर सकें वो काउंटेबल होते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न इसमें और थोड़ा सा देखना है हमें कि जो काउंटेबल नाउन है उनको भी दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो है सिंगुलर, ठीक है, और दूसरा है प्लूरल। ये आपने सुना होगा कि एक
एक को क्या कहते हैं हम? सिंगुलर, एक वचन, और दो या दो से अधिक को क्या कहते हैं? प्लूरल। तो यहाँ पर देखो तीन तरह की नाउन हमें पढ़नी है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक प्लूरल काउंटेबल नाउन, दूसरा एक पढ़नी है हमें अनकाउंटेबल नाउन। तो तीन तरह की नाउन हमें आर्टिकल में ध्यान रखनी है, एक तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दूसरी प्लूरल काउंटेबल नाउन, तीसरी अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ देखिए अब बात आ जाती है हमारी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल। देखिए बच्चों क्या पढ़ रहे हैं हम? सबसे पहले इनडेफिनिट आर्टिकल। ये जो आर्टिकल का टॉपिक है, आप देखिए जो हाई कोर्ट का 4th ग्रेड का एग्जाम है उसमें तो ये सिलेबस में दे ही रखा है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो पटवारी का एग्जाम है, आपकी एसएससी है, आपकी बैंकिंग है, ठीक है, और भी आपकी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ठीक है, उन सभी में एरर के रूप में इसमें से प्रश्न आता है। एरर के रूप में यानी कि सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा, बताओ उसमें गलत पार्ट कौन सा है, उसमें जो एरर वाला पार्ट है वो कौन सा है, वो हमें छांटने को होता है। तो आप इसको थोड़ा सा सीरियसली पढ़ें, ये बहुत सरल टॉपिक है और आपको ये नंबर दिला देगा। देखिए डेफिनेट आर्टिकल हमने अभी जाना कि ए और एन दो हमारे डेफिनेट आर्टिकल हैं। इसको हम प्रोनाउंसिएशन में आ बोलते हैं और इसको बोलते हैं अन। ठीक है, ये हमारे दो कौन से हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल है। इनडेफिनेट का हमें अर्थ पता है अनिश्चित। क्या अर्थ होता है इनडेफिनेट का? अनिश्चित। तो ये अनिश्चितता प्रकट करने वाले आर्टिकल है। अब यहाँ देखिए ए और एन, अ और अन, इसमें थोड़ा सा इसके बारे में आप जान लें कि ये दोनों शब्द हैं, इन दोनों की उत्पत्ति वन और एनी से हुई है। वन और एनी, इन वर्ड से ए और एन की उत्पत्ति हुई है। हम जानते हैं दोनों का अर्थ, वन का मतलब एक और एनी का मतलब कोई। ठीक है, इन शब्दों से इनकी उत्पत्ति हुई है। अब यहाँ थोड़ा सा अंतर क्या है कि ये दोनों स्ट्रॉन्ग सेंस देते हैं। ठीक है, वन और एनी कौन सा सेंस देते हैं? स्ट्रॉन्ग सेंस, जबकि ए और एन वीक सेंस देते हैं। तो इनको वीकन आर्टिकल भी बोलते हैं। वन और एनी का अर्थ देने वाले ये वीक सेंस के होते हैं, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग सेंस वाले होते हैं। इनको लेस स्ट्रॉन्ग भी हम कह सकते हैं, अर्थात इनका थोड़ा सा प्रभाव कम होता है, जबकि ये स्पष्ट हमें समझ आ जाते हैं और इनको समझने में थोड़ा हमें टाइम लगता है। इनका अर्थ अगर मैं कहूँ कि आई हैव वन कार तो हम समझ जाएंगे, लेकिन आई हैव अ कार तो एक अर्थ थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। तो ये सिंपल सा सेंटेंस मैंने दिया। इसी तरह से हमें थोड़ा सा देखना है कि वन और एनी का जो अर्थ होता है वही अर्थ इनका होता है, और वन और एनी से ही इन दोनों की उत्पत्ति हुई है। अब कहाँ ई का प्रयोग होता है, कहाँ एन का प्रयोग होता है, ये हमें समझना है। देखिए आपने इंग्लिश में जाना होगा कि जो अल्फ़ाबेट है उसमें 5 तो क्या होते हैं? वोवेल्स होते हैं, और 21 क्या होते हैं? कंसोनेंट होते हैं। आपको छोटी क्लास में ये सिखाया जाता है कि वोवेल से जो वर्ड शुरू हो रहा है उसके पहले क्या लगा दें? एल लगा दें, और कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है उससे पहले ए लगा दें। ऐसा नहीं है, ये केवल छोटी क्लासों तक ही सीमित है कि वोवेल से शुरू हो रहा है या कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। ठीक है, आपको क्या देखना है? वोवेल और कॉन्सोनेंट वर्ड
लेटर नहीं देखना, अक्षर नहीं देखना, हमें उनकी साउंड देखनी है। क्या देखनी है? साउंड। अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, कैसी साउंड? कंसोनेंट साउंड, तो किसका प्रयोग होगा? ए का। और वोवल साउंड आ रही है तो किसका प्रयोग होगा? तो किसका प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा। साउंड हमें देखनी है। अगर व्यंजन ध्वनि शब्द दे रहा है, उस शब्द से पहले हमें लगाना है तो किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। और स्वर ध्वनि, अगर स्वर ध्वनि दे रहा है तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब यहाँ देखो दोनों ही किसका अर्थ देते हैं। एक बात मैंने बताई थी कि ये वन और एनी से निकले हुए शब्द हैं। किससे? वन और एनी से। अब इन दोनों का ही आप सेंस मिला के देख लो तो दोनों एक का अर्थ देते हैं सिंगुलर में। दोनों ही एक का अर्थ दे रहे हैं, अर्थात दोनों ही सिंगुलर अर्थ दे रहे हैं। तो इसीलिए इन दोनों का प्रयोग किसमें किया जाएगा? किसमें किया जाएगा बताओ? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है। दोनों का प्रयोग किस, ए और एन का प्रयोग किसके साथ करेंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। तो दो बातें ये आप थोड़ा सा समझ लें। कहाँ प्रयोग करते हैं? देखो, एक तो हमें याद रखना है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होनी चाहिए। जिसके पहले हम इनका प्रयोग कर रहे हैं वो नाउन कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। दूसरा, अगर कॉन्सोनेंट साउंड यानी कि व्यंजन ध्वनि आ रही है तो लगेगा ए, और स्वर ध्वनि आ रही है तो लगेगा एन। जैसे कि एग्जांपल देखें, राम इस खाली जगह है इंटेलिजेंट बॉय इन माई स्कूल। ये आपके लिए आ गया कि राम मेरे विद्यालय में एक बुद्धिमान लड़का है। ध्यान देना, सेंटेंस हमें हालांकि सेंटेंस में ये समझने हैं यूजेस, क्योंकि आगे हम जब द का प्रयोग पढ़ेंगे तो वो सेंटेंस के अनुसार ही थोड़ा सा उसका अर्थ हमें निकल पाएगा। तो अभी से आप आदत बनाए। इंटेलिजेंट, अब यहाँ देखो खाली जगह जो है हमारे पास ब्लैंक, वो कौन सी वर्ड से पहले है? इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट अकेला नहीं आ रहा, किसके साथ आ रहा है इंटेलिजेंट? बॉय के साथ, क्योंकि इंटेलिजेंट तो क्या है? एडजेक्टिव, जबकि हमें किसके साथ करना है? नाउन के। तो ये बॉय मिल करके ये नाउन, यहाँ पर बॉय मिल गया, तब जाके ये पूरा एक शब्द बना, क्योंकि अकेले इंटेलिजेंट का कोई अर्थ नहीं है, दोनों मिलके हैं। तो लेकिन साउंड हमें किसके अनुसार लगानी है? इंटेलिजेंट। इन में किसकी साउंड आ रही है हिंदी में? देखो इन आ रही, ई आ रही है, तो ई क्या है हिंदी में? स्वर है, इसलिए क्या लगा देंगे यहाँ? एन। अगर ये होता राम इज अ गुड बॉय, तो यहाँ गुड आ रहा है। गुड में किसकी साउंड है? गा की। तो गा से पहले क्या आ गया? गा क्या होता है? कौन सी साउंड दे रहा है? व्यंजन की। तो क्या लगेगा? ए लगेगा। तो एक तो नियम हमें ये समझना है कि अगर स्वर ध्वनि है शब्द की तो स्वर ध्वनि से पहले एन लगता है, और व्यंजन ध्वनि है तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे? ए का प्रयोग करेंगे। तो पहले तो हमें ये थोड़ी सी समझनी है। दूसरा, इसी में देखो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि शुरू तो एच से हो रहे हैं लेकिन उनकी साउंड किस में आ रही है? जैसे मैं कहूं हीज खाली जगह है, हीज खाली जगह, ये क्या है? देखो ये एच से हो नहीं है, ये एच यहाँ साइलेंट रहता है, इसको बोलेंगे ऑनेस्ट। क्या बोलेंगे? ऑनेस्ट।
तो यहाँ ओ की साउंड है और ओ क्या होता है, स्वर, इसलिए क्या लगेगा यहाँ, एन लगेगा। तो साउंड हमें देखनी है, साउंड के अनुसार यहाँ पर इसका प्रयोग हमें करना है। तो एक नियम हमें ये समझ में आ गया कि ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो आप थोड़ा सा इस बात को लिख लें। क्या लिखेंगे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ और आप हेडिंग डालना, ए और एन का प्रयोग, या फिर ऊपर आपने डाला होगा यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल, ये डाला होगा आपने सबसे पहले, यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, कोष्टक में लिख देना ए और एन, ये आपकी हेडिंग हो गई। ठीक है बच्चों, थोड़ा ध्यान से आप समझो, मैं आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे नहीं जानते हैं, जो शुरू से कुछ भी नहीं जानते हैं, वो भी इसको सीख सकते हैं। थोड़ा सा आप यहाँ देखिए, परेशानी हो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। और यहाँ देखिए, यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल हेडिंग डाली आपने, उसके नीचे लाइन लिखेंगे, ए अथवा एन की उत्पत्ति ए अथवा एन की उत्पत्ति वन तथा एनी से हुई है, वन तथा एनी से हुई है। ए अथवा एन की उत्पत्ति वन तथा एनी से हुई है, और जो अर्थ वन तथा एनी का होता है, जो अर्थ वन तथा एनी का होता है, वही अर्थ ए अथवा एन का होता है, वही अर्थ ए अथवा एन का होता है। अंतर केवल इतना है, अंतर केवल इतना है कि वन तथा एनी स्ट्रॉन्ग होते हैं या स्ट्रॉन्ग सेंस देते हैं, वन तथा एनी स्ट्रॉन्ग सेंस देते हैं, जबकि ए अथवा एन लेस स्ट्रॉन्ग, कोष्टक में लिख देंगे ना, वीक सेंस देते हैं। तो ये तो रहा ए और एन आया कहाँ से, इसके बारे में है। ठीक है, अब इनके हम यूज लिखेंगे। तो नीचे एक लाइन छोड़ के आप डालेंगे यूज, और यूज में नंबर 1 लिखेंगे। यूज में क्या लिखेंगे, नंबर 1। तो यहां तक उसको सिंपल में आप लिख लें कि यदि वोवल साउंड का शब्द है तो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं, तो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं, जबकि कॉन्सोनेंट साउंड कोष्टक में लिख देना व्यंजन ध्वनि, ये आपने लिखा हुआ स्वर ध्वनि। ठीक है, यदि कॉन्सोनेंट साउंड कोष्टक में व्यंजन ध्वनि का शब्द है तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं, उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं।
ईजी लिख दें। ईजी का मतलब बताया था मैंने, एग्जाम्पल इग्रेशिया होता है, आपने अक्सर किताबों में देखा होगा। एग्जाम्पली ग्रेशिया, ठीक है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं इजी, और इसका मतलब होता है उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल। तो उदाहरण लिख लेंगे, तीनों एग्जाम्पल आप लिख लें। ये हमने पहला नियम जाना, अब इसमें दूसरा नियम लिख लें। ए तथा एन का प्रयोग काउंटेबल सिंगुलर नाउन, कोष्ठक में हिंदी लिखना चाहे लिख दें, गणनीय एक वचन संज्ञा के पहले किया जाता है। यानी कि ए और एन का प्रयोग कहाँ होगा? काउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले। जैसे I have a book. I have इंग्लिश ग्रामर बुक। मेरे पास इंग्लिश ग्रामर की किताब है। तो यहाँ देखो, इंग्लिश ग्रामर की एक किताब है कि ज़्यादा है? एक है। इंग्लिश किसकी साउंड है? इंग्लिश ई किसकी साउंड है? वोवेल तो क्या जाएगा? एन। ठीक। अगर यहाँ मैं कहता, देखो आई हैव इंग्लिश ग्रामर बुक्स, बहुत सारी कह देता मैं, तो यहाँ एक लगा सकते थे क्या हम? नहीं लगा सकते थे, क्योंकि ए और एन का अर्थ क्या होता है? एक। तो एक यहाँ पर नहीं लग सकता, इसलिए यहाँ पर ये नाउन कैसी होगी? सिंगुलर होगी, और इसको हम काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक नियम और लिख लो आज के लिए। तीसरा, प्रत्येक एब्रीविएशन, प्रत्येक एब्रीविएशन, एब्रीविएशन जानते हो? संक्षेप से पहले ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, मिस्टर रामलाल इज MLA of our locality। मिस्टर रामलाल हमारे इलाके का क्या है? MLA, MLA। तो यहाँ देखो, एम में किसकी साउंड आ रही है? किसकी साउंड है? इसमें देखो, ये थोड़ा सा ठीक कर लेना। प्रत्येक एब्रीविएशन संक्षेप में से पहले एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? एन का, क्योंकि ए का प्रयोग पूरे इसमें, जब इसका पूरा अर्थ कर देंगे तो ए का प्रयोग आएगा। तो यहाँ क्या आ गया?
एन। नोट में ये लिख दें, यदि एब्रीविएशन की फुल फॉर्म यूज हो तो ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे फिर? ए का। जैसे मिस्टर रामलाल इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, यहाँ एम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ देखो ये एमएलए तो हो गया मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा सदस्य, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया एमपी। ठीक है, यहाँ ये भी कह सकते हैं हम एमपी। रामलाल इज एन एमपी ऑफ अवर लोकेलिटी, हमारे इलाके का एमपी है। ये सामान्य अर्थ में इसके साथ क्या आ रहा है? एन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए। ठीक है, अब यहाँ देखो ऑफ अवर लोकेलिटी मत लगाना, शॉर्ट में रखो, क्योंकि लोकेलिटी लगा देंगे तो फिर वो विशेष हो जाएगा, फिर वहाँ उसके पहले दाल लगाना पड़ेगा। ये हम आगे सीखेंगे। मिस्टर रामलाल इज एन एमएलए, एक एमएलए है, विधान यानी कि एमपी है। एमपी का मतलब पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, सांसद, संसद सदस्य। ठीक है, यहाँ पर देखो एब्रीविएशन की यदि फुल फॉर्म कर दें तो क्या लगेगा? ए, और एब्रीविएशन आ रहा है तो क्या लगेगा? एन, और फुल फॉर्म यूज कर दें तो क्या लगेगा? ए। ठीक है, तो ये आप लिख लें फटाफट, थोड़ा सा समझें और इसको बार बार नियम को पढ़ें। कोई समझ में नहीं आया कमेंट्स करके बताएं। धीरे धीरे आपकी क्लास और सरल से सरल होती जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।